नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे 2019 के सभी शिफ्ट यानी जो 5 शिफ्ट है, तो यहाँ सभी 5 शिफ्टों का अपन एनालिसिस कर रहे हैं। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंदर 2 शिफ्ट अपन ने पढ़ ली है दोस्तों, और आज अपन तीसरी शिफ्ट का एनालिसिस कर रहे हैं और वो है 22 जनवरी 2019 सेकंड शिफ्ट। यहाँ पे सेकंड शिफ्ट का आज पूरा एनालिसिस करेंगे। आइए यहाँ पे पहला प्रश्न देखेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों अब चैनल पे नए हो और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों कई लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर पीडीएफ नहीं डाली भोकाल वीडियो की। दोस्तों उन लोगों का कमेंट आ रहा है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, जिन्होंने बेल आइकन घंटे को नहीं दबाया। क्यों? उनके पास में नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा। अब नोटिफिकेशन पहुंचेगा तभी तो उनको पता लगेगा। तो दोस्तों वहां पे आप ऐप डाउनलोड कीजिएगा, आदर्श टेक्निकल क्लासेज ऐप है, उसके अंदर बिल्कुल निःशुल्क दे रखा है, तो आप वहां जाकर क्या कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, बिल्कुल निःशुल्क है। ठीक है, आज का पहला प्रश्न देखते हैं और आज का पहला प्रश्न लीजिएगा। यहाँ पे ये आज का पहला प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पे पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन से लैंप में बेहतर रंग प्रतिपादन सूचकांक यानी CRI होता है। दोस्तों यहां पे सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि ये जो CRI होता है ये क्या होता है। तो यहां पे CRI क्या होता है, तो यहां पे अपन समझते हैं CRI को। CRI तो यहां पे पढ़ेंगे कलर रेडरिंग इंडेक्स। आपसे फुल फॉर्म पूछा जाए कि CRI की फुल फॉर्म क्या है, तो भैया CRI यहाँ पे है तो कलर रेडरिंग इंडेक्स होता है। अब ये क्या होता है, कोई भी सोर्स है, कोई भी सोर्स प्रकाश सोर्स होता है, तो उसके द्वारा जैसे कोई प्रकाश सोर्स है तो वो कलर है। अब इस कलर को जिस माप में वास्तविक रूप से माप लिया जाता है, तो एक मापन प्रणाली जो होती है वो मापन प्रणाली होती है CRI। दोस्तों ध्यान रखना, यहां से अपन ये कहेंगे इसका जो अधिकतम जो मान होता है वो होता है 100। ठीक है, और यहाँ पे जो होता है 90 से 100 तक जो होता है ये सबसे अच्छा माना जाता है। क्या यहाँ पे बात करेंगे, ये सबसे अच्छा माना जाता है। जबकि बात करेंगे यहाँ पे यानी कि 90 से जो नीचे होता है, 90 से या फिर मैं कहूंगा कि 80 से 90 जो होता है, 80 से 90 या 90 से नीचे कह दो आप, तो 90 से नीचे होता है ये खराब होता है। क्या होता है? खराब होता है। तो जो सबसे बेस्ट होता है वो आपके इनकैंडिसेंट लैंप होता है, ताप दीप्ति लैंप। ताप दीप्ति लैंप जो होता है, लैंप होता है, उसका जो CRI होता है ना, इसका CRI जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है, और सबसे बेस्ट का मतलब होता है 100 होता है। तो यहाँ पे ताप दीप्त लैंप, उद्दीप्त लैंप, LED लैंप और उच्च दाब पर सोडियम वाष्प लैंप होता है। दोस्तों इन सबका जो होता है वो 100 से कम होता है, इन सबका जो होता है 100 से कम होता है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बेस्ट होता है वो होता है ताप दीप्त, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इनकैंडिसेंट लैंप कहते हैं। दोस्तों क्या कहेंगे? इनकैंडिसेंट लैंप कहते हैं। जो ताप दीप्त लैंप होता है ये आपका, इसका जो पावर फैक्टर होता है ना, इसका जो पावर फैक्टर होता है वो दोस्तों इकाई होता है। यानी कि जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है, 1 होता है। दूसरी चीज यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि प्रतिदीप्ति जो लैंप है, इनकैंडिसेंट जो लैंप होता है, इसमें फिलामेंट बना होता है। इसमें जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट, तो ये जो फिलामेंट होता है ये किसका होता है, तो अपन बात कर देंगे ये टंगस्टन का होता है। टंगस्टन, ठीक है, तो ये टंगस्टन का होता है। तो दोस्तों समझ में आया होगा आपको प्रश्न। यहाँ पे शुरू से एंड तक बने रहिएगा दोस्तों, बहुत ही इसके अंदर ज्यादा मैटर देने वाला हूँ, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। एक एक प्रश्नों को बहुत डिटेल से अपन लेकर चलेंगे दोस्तों। आइए सेकंड प्रश्न है यहाँ पे, और ये सेकंड प्रश्न आ चुका है दोस्तों। और सेकंड प्रश्न क्या कह रहा है, आइए, तो यहाँ पे अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ, और अगला प्रश्न क्या है तो देखो। तो अगला प्रश्न आ चुका है दोस्तों कि सौर ऊर्जा का सिद्धांत किस पर आधारित होता है। दोस्तों सौर ऊर्जा का सिद्धांत किस पर आधारित होगा? जल विद्युत प्रभाव पर होगा, ऊष्मा विद्युत प्रभाव पर होगा, फोटोवोल्टाइक प्रभाव पर होगा, या विखंडन पर होगा। दोस्तों यहाँ सौर ऊर्जा होती है, ये मैं ये कह सकता हूं कि जो सौर ऊर्जा होती है
ये एक प्रकार की नवीनीकरण ऊर्जा होती है, यानी अपरंपरागत ऊर्जा। तो मैं ये कहूंगा अपरंपरागत अपरंपरागत ऊर्जा होती है, ठीक है। तो यहां पे कहते हैं कि सौर ऊर्जा को क्या, यहां पे सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो अपन कहेंगे कि यहां बदलता है मेरे दोस्तों, कौन बदलेगा, सोलर सेल। तो यहां पे सोलर सेल, ठीक है ना। तो सोलर सेल क्या करेगा, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लेकिन ध्यान रखना, एक होता है यहां पे सोलर कलेक्टर, क्या होता है, सोलर कलेक्टर होता है, जो ये क्या करता है, सौर ऊर्जा को, किसको, सौर ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में, किसमें चेंज करेगा, तापीय ऊर्जा के अंदर ये चेंज करता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो सोलर सेल होता है, ये सोलर सेल ही एक प्रकार का क्या होता है, तो अपन कहेंगे ये फोटोवोल्टाइक सेल होता है, फोटोवोल्टाइक सेल होता है। और यहाँ पे इसका जो ईएमएफ होता है, वोल्टेज होता है, वो 1.5 मात्र आधा वोल्टेज होता है। कितना होता है, मात्र आधा वोल्टेज होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी फोटोवोल्टाइक प्रभाव पर कार्य करता है कौन, यानी फोटोवोल्टाइक जो प्रभाव होता है ये सौर ऊर्जा सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट अपन चलते हैं, अगला प्रश्न है, यहाँ पे अगला प्रश्न आ चुका है दोस्तों ये। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आइए समझते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ पे आप शुरू से एंड तक बने रहिएगा, एक एक प्रश्न को यहाँ पे पूरे नींबू की तरह निचोड़ देंगे दोस्तों, इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक एक प्रश्न को अगर तरीके से देखते हो तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। सीआरओ पर ट्रिगर स्तर के नॉब का कार्य क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, एक ट्रिगर होता है, और एक ट्रिगर जो होता है ये क्या करता है, एक वेव को दूसरी वेव में, यानी कि जैसे साटोथ वेव होती है तो उसको वर्गाकार रूप में बदलता है कौन, ट्रिगर। तो एक ये ट्रिगर परिपथ होता है, ट्रिगर परिपथ होता है। और ये ट्रिगर क्या काम करता है, तो अपन कहते हैं जैसे कि साटोथ वेव को वर्गाकार वेव में बदलता है यह, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ट्रिगर स्तर के नॉब का कार्य क्या होता है, समय बेस की प्रसव गतियों को परिवर्तित करता है, समय बेस की लंबाई को परिवर्तित करता है, ट्रेस की तीव्रता को परिवर्तित करता है, चयनित मार्गिका की परिधि पर स्थिर प्रदर्शन पाने के लिए आवश्यक प्रविष्ट संकेत के स्तर को परिवर्तित करता है। संकेत का मतलब क्या हो गया, वेव। तो यहाँ पे वेव के स्तर को क्या करता है, परिवर्तित ये करता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ये आपका 4 नंबर होता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है अपना, और अगला प्रश्न क्या है, तो यहाँ पे सोल्डर आयरन का बिट किससे बना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सोल्डर आयरन होती है, तो सोल्डर आयरन का जो बिट होता है वो किसका बना होता है, तो नॉर्मल अपन समझते हैं कि सोल्डर आयरन का जो जैसे बिट होता है ये, तो ये और ये इस प्रकार से होता है, और यहाँ पे हीटिंग एलिमेंट लगा होता है, और हीटिंग एलिमेंट जो लगा होता है ये किसका बना होता है, तो अपन कहते हैं ये नाइक्रोम का होता है। ये किसका होता है, तो अपन कहते हैं ये नाइक्रोम का होता है, ये नाइक्रोम का बना होता है। और यहाँ पे ये जो है, ये आगे की जो बिट होती है इसे कहते हैं बिट। तो ये बिट किसकी बनी होती है, तो मेरे दोस्तों ये तांबे की बनी होती है। और ये जो होता है आगे का जो भाग होता है इसे टिप कहते हैं। क्या कहते हैं, टिप। इस भाग को रेती या फाइल से साफ किया जाता है, रगड़ करके, है ना, तो इसे साफ किया जाता है। और ये सोल्डरिंग आयरन होती है, तो यहाँ पे 2 धात्विक तारों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ऊष्मा देने के लिए केवल। जबकि यहाँ पे एक फिलर धातु होती है, यानी कि सोल्डर होता है, उस सोल्डर को पिघलाने के लिए इसका प्रयोग अपन करते हैं। तो सोल्डर आयरन की जो बिट होती है किसकी बनी होती है, तो अपन सीधा कहते हैं क्योंकि तांबे की बनी होती है। और तांबा जो होता है ये ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, विद्युत का तो होता ही है, लेकिन ये क्या होता है, ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे ऊष्मा का अच्छा चालक
चालक। ठीक है, तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, और अगला प्रश्न है यहाँ पे ये अगला प्रश्न आ चुका है अपनी स्क्रीन पर। और अगला प्रश्न क्या आ चुका है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। तो यहाँ पे एक प्रेरण मोटर का प्रारंभिक बल आघूर्ण खालिस्तान होता है जब रोटर प्रतिरोध गुणक प्रतिघात के बराबर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रेरण मोटर है, एक क्या है, प्रेरण मोटर है। और प्रेरण मोटर जो होती है इसमें जो प्रारंभिक बल आघूर्ण होता है यानी कि जो टॉर्क होता है, ये टॉर्क क्या होगा कि जब एक तो रोटर का प्रतिरोध यानी ये रोटर प्रतिरोध हो गया और एक गुणक प्रतिघात यानी XR हो गया, और दोनों का मान क्या हो दोस्तों, जब ये दोनों बराबर होते हैं तो अपन को ये भी पता है कि जो टॉर्क होता है ये टॉर्क रोटर का प्रतिरोध होता है इसके समानुपाती होता है, क्योंकि रोटर का जो प्रतिरोध बढ़ता है ना तो टॉर्क भी बढ़ता है। और ये कह रहा है कि दोनों बराबर है, जब दोनों बराबर है तो टॉर्क क्या होता है मेरे दोस्तों, यहाँ पे अधिकतम होता है। तो राइट ऑप्शन तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये तो अधिकतम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न लीजिएगा। और अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, ये अगला प्रश्न आ चुका है। और अगला प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं कि वोल्ट मीटर किसके लिए पथ प्रदान करता है। तो दोस्तों यहाँ पे वोल्ट मीटर किसके लिए पथ प्रदान करता है, न्यूनतम धारा के लिए, न्यूनतम वोल्टेज के लिए, अधिकतम वोल्टेज के लिए और अधिकतम धारा के लिए। तो सबसे पहले वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ लीजिए कि वोल्ट मीटर कहाँ लगा होता है। तो यहाँ पे अपन कहते हैं कि भैया इस प्रकार से कोई परिपथ होता है, ये परिपथ हो गया हमारा, और इसमें अपन को सप्लाई मापनी है तो ये हमारे वोल्ट मीटर साहब लग गए। और यहाँ जैसे अपन लगाना चाहें तो एमीटर लग जाता है, ये एमीटर लग गए। अब हमको वोल्टेज मापना है, तो वोल्टेज मापना है तो भैया वोल्ट मीटर के अंदर क्या होता है, एक पीसी होती है जो पतले तार अधिक लपेट के बनी होती है, उसका प्रतिरोध जो होता है यानी कि अपन सीधा कहें कि इसका जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। और इसके अंदर चालकता यानी कि जो धारा होती है वो क्या होती है, निम्न होती है। ठीक है, तो ये आपके किसके लिए है, ये आपके वोल्ट मीटर के लिए होता है। और एमीटर के लिए बारे में सूचना करें तो अपन कहेंगे इसके अंदर प्रतिरोध क्या होता है, निम्न होता है, जबकि यहाँ पे अपन कहेंगे चालकता जो होती है इसकी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो अब देख लिए वोल्ट मीटर के लिए, तो वोल्ट मीटर के लिए प्रतिरोध अधिकतम, प्रतिरोध का तो कोई इसमें जिक्र ही नहीं है, चलो छोड़ो। तो इसमें चालकता यानी धारा न्यूनतम होगी, तो धारा तो अपनी क्या होगी, धारा तो अधिकतम, यहाँ अधिकतम धारा न्यूनतम होगी भाई, इसमें धारा तो न्यूनतम होगी ना। और वोल्टेज क्या होता है इसमें, अधिकतम मापेगा भाई, प्रतिरोध ज्यादा होता है तो धारा न्यूनतम होगी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन तो क्या हो जाएगा इसका, ये तो धारा इसमें क्या होती है, न्यूनतम होती है। ठीक है, अगला प्रश्न लीजिएगा। और अगला प्रश्न आता है दोस्तों यहाँ पे, ये अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे। और ये देखिएगा अगला प्रश्न, सर्वो स्त्रिक में किस ट्रांसफॉर्मर यानी नीचे दिए में से का उपयोग किया जाता है। तो सर्वो स्त्रिक यानी कि ये क्या है भाई, सर्वो स्त्रिक, ये सर्वो स्त्रिक यानी कि अपनी ये, हाँ ये है स्टेबलाइजर। क्या है ये, स्टेबलाइजर। तो ये जो स्टेबलाइजर होता है, स्टेबलाइजर जो होता है ये वोल्टेज को कम ज्यादा करता है। तो इसके अंदर कौन सा ट्रांसफार्मर यूज होता है, तो मेरे दोस्तों यहाँ उच्चायक ट्रांसफार्मर का मतलब होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यानी निम्न को क्या कर देना, ज्यादा कर देना। यानी जो निम्न वोल्टेज होता है इसको क्या कर देना, तो अपन कहेंगे ज्यादा वोल्टेज। यहाँ पे स्टेप अपचाई जो ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन यानी कि निम्न ये उच्च वोल्टेज है तो इसको क्या कर देना, तो अपन कहेंगे निम्न वोल्टेज कर देना। और मल्टी टैप ट्रांसफार्मर होता है और एक होता है ऑटो ट्रांसफार्मर। मल्टी टैप का मतलब है कि एक वेरिएक ट्रांसफार्मर होता है, यानी कि इसमें जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो जैसे कि इस प्रकार से होती है तो अनेक टैप निकाल देना, तो ये वेरिएक ट्रांसफार्मर होता है मल्टी टैप। और एक होता है ऑटो ट्रांसफार्मर, तो ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग जो होता है वो स्टेबलाइजर के अंदर किया जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या होता है यहाँ पे, ये इसके अंदर केवल एक ही वाइंडिंग होती है मेरे दोस्तों, इसके अंदर केवल एक ही वाइंडिंग होती है। और यहाँ पे ये एक वाइंडिंग होती है, यहाँ पे ये इस प्रकार से, और यहाँ पे लोड जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे ये किस सिद्धांत पर काम करता है, तो अपन कहेंगे स्वप्रेरण। क्या, स्वप्रेरण सिद्धांत पर काम करता है। और यहाँ दोनों जो ओर है इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही चुंबकीय व विद्युतीय रूप से जुड़ी होती
है, तो यहाँ पे ये ऑटो ट्रांसफार्मर आपका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं और अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, और अगला प्रश्न क्या आ चुका है, तो आइए समझते हैं अगले प्रश्न को ध्यान से। तो अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे कि एक 3 फेज परिवर्तक में केवीए के खालिस्तान घटक के मापन के लिए केवीएआर मीटर का प्रयोग किया जाता है। तो भाई यहाँ पे केवीए के खालिस्तान घटक के मापन के लिए केवीएआर, दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो केवीएआर होता है, केवीएआर यहाँ पे ये प्रतिघाती शक्ति होती है, प्रतिघाती शक्ति होती है, और प्रतिघाती जो शक्ति होती है एक प्रकार की वाटलेस होती है, वाटलेस शक्ति होती है, यानी कि वाटहीन शक्ति होती है। तो मीटर का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे फेराडे का प्रयोग थोड़ी करेंगे, तो यहाँ पे केवीआर मीटर का प्रयोग किया जाता है। केवीआर तो लॉरेंट होता है, बायो सावर्ट होता है, और वाटहीन तो यहाँ पे साफ साफ दे रखा है कि यहाँ वाटहीन होगा, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 4 नंबर होगा दोस्तों। तो यहाँ पे केवीआर यानी किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव होता है, तो प्रतिघाती शक्ति होती है, और ये एक प्रकार की वाटलेस यानी वाटहीन होती है। और ध्यान रखिएगा प्रतिघाती शक्ति होती है किसके कारण उत्पन्न होती है, तो यहाँ पे रिएक्टिव और कैपेसिटिव, सॉरी इंडक्टिव और कैपेसिटिव 2 गुण होते हैं, उनके कारण ये पैदा होती है। अगला प्रश्न आता है, और अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, और ये देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे, अगला प्रश्न क्या है कि दिए गए निर्गत का मतलब होता है आउटपुट, और गति के लिए 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की आपूर्ति की तुलना में एक यूनिवर्सल मोटर को निम्न में से किसकी आवश्यकता होगी, किसकी आवश्यकता होगी। कम आवृत्ति पर कम वोल्टेज होता है, उच्च आवृत्ति पर कम वोल्टेज होता है, उच्च आवृत्ति पर उच्च विभवांतर होता है, और कम आवृत्ति पर उच्च विभवांतर होता है। तो भैया यहाँ पे निर्गत और गति के लिए 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की आपूर्ति की तुलना में एक यूनिवर्सल मोटर निम्न में से किस पर होगी। तो यहाँ अपन कहेंगे कि भाई ये उच्च है, ठीक है, तो यहाँ पे उच्च हर्ट्ज, भाई यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, उच्च हर्ट्ज है, तो उच्च आवृत्ति हो गया, लेकिन कम वोल्टेज क्यों आएगा, तो यहाँ उच्च आवृत्ति पर उच्च तो आएगा, तो यहाँ पे अपन कहेंगे उच्च आवृत्ति पर क्या होता है, उच्च विभवांतर होता है। तो ये राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये 3 नंबर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न आता है यहाँ पे ये, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एन प्रकार अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश क्या होते हैं। दोस्तों यहाँ पे 2 पदार्थ होते हैं अपने, एक होता है पी पदार्थ और एक होता है एन पदार्थ। ये किससे मिलते हैं किससे नहीं मिलते, आइए देखते हैं। यहाँ पे सपोज करते हैं एक जर्मेनियम और एक सिलिकॉन होता है, ये दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। अब इन पदार्थों में क्या मिलाते हैं, फिर अशुद्धियां मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, तो यहाँ अपन कहते हैं भैया ये है हमारे पास में क्या, अशुद्धि। तो यहाँ पे ये अशुद्धि है, और जब इस अशुद्धि को इसमें मिलाया जाता है तो यहाँ पे ये बनता है, यानी ये मिलाने के बाद ये बनता है एन, और यहाँ भी हमारे पास में अशुद्धि है, ये अशुद्धि है, अशुद्धि, और यहाँ पे जब अशुद्धि इसके अंदर मिलाते हैं तो ये बनता है यहाँ पे। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि अशुद्धि होती कौन सी है, तो यहाँ पे मेरे दोस्तों ये जो अशुद्धि होती है ये आपकी पंच संयोजी अशुद्धि होती है। कौन सी होती है, ये कहेंगे पंच संयोजी अशुद्धि, पंच संयोजी, पंच संयोजी, तो ये पंच संयोजी अशुद्धि होती है। पंच संयोजी अशुद्धि इसमें मिलेगी, जर्मेनियम या सिलिकॉन में मिलती है। और यहाँ पे ये जो होती है ये कौन सी होती है, तो अपन कहते हैं भैया ये त्रिसंयोजी होती है। कौन से संयोजी होगी, तो ये त्रिसंयोजी होती है, और त्रिसंयोजी अशुद्धि इसमें मिलती है, तो यहाँ पी प्रकार बनता है। दोस्तों यहाँ पे जो अशुद्धि होती है ये कौन कौन सी होती है, तो आइए इसका भी जिक्र कर लेते हैं अपन। तो ये होती है जैसे इंडियम, इंडियम, गैलियम, इंडियम, गैलियम, बोरॉन, बोरॉन, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ये सारी की सारी जो है ये कौन सी होगी, त्रिसंयोजी होगी। और यहाँ पंच संयोजी के अंदर अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आर्सेनिक, आर्सेनिक, यहाँ पे एंटीमनी, एंटीमनी, बिस्मित, बिस्मित, फास्फोरस, फास्फोरस,
ये जो होती है ये पंच संयोजी होती है दोस्तों। तो इनमें से कोई सी भी एक अशुद्धि सिलिकॉन या जर्मेनियम मिलाने से एन पदार्थ बनता है। और दोस्तों यहाँ पे जब ये पी प्रकार पदार्थ बनता है तो इसमें दो तत्व होते हैं, एक होता है होल, ठीक है, एक तो होता है यहाँ पे मैं कहूँ होल, और एक होता है इलेक्ट्रॉन। तो पी प्रकार के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, तो यहाँ पे अपन कहेंगे ये तो रहता है कम और होल रहता है मेरे दोस्तों ज्यादा। जबकि इसी प्रकार यहाँ पे एन पदार्थ के अंदर भी ये दो तत्व होते हैं, यानी कि होल भी होता है और ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो तो होता है ज्यादा, और होल होता है इसमें क्या होता है, ये कम होता है। होल तो क्या होता है, ये कम होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब एन प्रकार में पूछ रहा है कि बहुसंख्यक आवेश होते हैं, तो बहुसंख्यक तो कौन होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन होता है। अब कैसे भी आपसे पूछ ले तो पूरा डाटा अपने पास में है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न आ चुका है मेरे दोस्तों यहाँ पे, और अगला प्रश्न क्या है तो देखिएगा। तो यहाँ पे अगला प्रश्न आ चुका है और ये क्या होता है, आइए समझते हैं। सुरक्षा के आईई नियम के अनुसार स्वीकार्य आवृत्ति भिन्नता होती है। तो भैया यहाँ पे स्वीकार्य आवृत्ति कितनी होती है, यानी कि जो अपने सुरक्षा के आईई नियम होते हैं उसके अनुसार देखिएगा, यहाँ पे बात करते हैं कि जो निम्न वोल्टेज होता है, निम्न वोल्टेज जो होता है, निम्न वोल्टेज चाहे तो निम्न आ जाए चाहे आपके कौन सा आ जाए, मध्यम, ये दोनों ही आ जाए तो इसमें फेरबदल जो होता है ±5% होता है। यहाँ पे बात करते हैं मेरे दोस्तों उच्च वोल्टेज। तो उच्च वोल्टेज जो होता है ना, उच्च वोल्टेज के अंदर होता है 12.5%। और जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति होती है, इस आवृत्ति का मतलब यानी फ्रीक्वेंसी, और इसमें प्लस माइनस कितना चलता है, 3% होता है। तो यहाँ फेरबदल कितना हो जाएगा, तो अपन से पूछ रहा है स्वीकृति आकृति भिन्नता कितनी होती है, तो 3% होती है। तो अपने भारत के अंदर कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। तो 50 में न्यूनतम आपसे पूछ ले तो भैया इसमें से भाई 3% का मतलब क्या है, 100 पे 3 है तो 1.5 हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे 48.5 तो क्या होती है, न्यूनतम। और यहाँ पे अपन कहेंगे 51.5 जो होती है वो क्या होती है, अधिकतम होती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे, और अगला प्रश्न क्या है आइए देखते हैं। अगला प्रश्न समझिएगा ध्यान से। अगला प्रश्न है कि डेल्टा संयोजन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच का क्या संबंध है। तो यहाँ पे डेल्टा संयोजन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज, दोस्तों मैं दोनों ही बता देता हूं, यहाँ चाहे डेल्टा हो चाहे स्टार हो। ये है हमारे पास में स्टार और ये है डेल्टा, ठीक है। ये स्टार है तो ये किसका संयोजन है, तो अपन कहेंगे श्रेणी का। और ये किसका है, तो अपन कहेंगे भैया ये तो समांतर का है, ठीक है, ये संयोजन समांतर का है। अब कैसे याद रखोगे कि ये श्रेणी है, तो श्रेणी में धारा समान होती है, तो इसमें दो धाराएं होती है, एक होती है IL और एक होती है IPH, यहाँ पे फेज धारा। और ये दोनों धारा श्रेणी में क्या होती है, बिल्कुल समान होती है, कोई दिक्कत नहीं है। समांतर में वोल्टेज समान होता है तो वोल्टेज भी तो दो होंगे ना, यहाँ लाइन वोल्टेज होता है और एक क्या होता है, फेज वोल्टेज होता है, और ये दोनों भाई साहब आपस में क्या होते हैं, बिल्कुल बराबर होते हैं। अब भैया इसमें अलग क्या होती है डेल्टा में, तो अपन कहते हैं कि धारा अलग होती है। अरे अलग होती है तो धारा को अलग निकाल लो, कहाँ दिक्कत है। तो यहाँ अपन कहेंगे लाइन धारा, और ये लाइन धारा होती है ये ज्यादा होती है किससे, तो अपन कहेंगे फेज धारा से। कितनी होती है, तो अपन कहेंगे √3 गुना होती है। तो ये लो, ये लाइन धारा निकल गई। इसी प्रकार यहाँ पे फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज में क्या संबंध है, तो भैया लाइन वोल्टेज ज्यादा होता है किससे, तो यहाँ पे अपन कहेंगे फेज वोल्टेज से। कितना होता है, तो ये √3 होता है, √3 गुना होता है। तो ये आपको आराम से बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये हो चुका है। अब डेल्टा में है तो डेल्टा में लाइन वोल्टेज के बारे में पूछ रहा है, तो भैया लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज है तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो बराबर वाला छांट लीजिए, तो ये सीधा, इसमें तो दिक्कत ही नहीं, बिल्कुल इजी दे दिया आपको, ठीक है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न आता है आपके यहाँ पे, तो ये देखिएगा अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या दिया है दोस्तों, आइए समझते हैं। न्यूमेरिकल आ चुका है, तो न्यूमेरिकलों से कोई घबराना नहीं है, बहुत इजी है। 230 वोल्ट AC 5 एम्पियर धारा 30 डिग्री के पश्चगामी
प्रणाली के लिए प्रतिघाती शक्ति दे रखा है दोस्तों, और प्रतिघाती शक्ति दे रखा है और किसके लिए, तो यहाँ पे अपन सीधा कहते हैं पावर, यानी कि P बराबर क्या होता है VI sin थीटा, क्योंकि अगर ये प्रतिघाती नहीं होता, वास्तविक होता तो cos थीटा लेता। तो यहाँ पे V कितना दे रखा है, तो 230 है, I का मतलब 5 एम्पियर है, और यहाँ पे साइन थीटा, थीटा कितना है 30 है, ठीक है। और साइन थीटा का मतलब क्या होता है 1/2 इंटू 5 इंटू 230, तो ये कट गया, इससे कितनी बार कट गया 115 बार, ठीक है 115, तो 5 तिया कितना हो गया 25, ये 2 5 एकम 5 5 और 2 7 और 5 एकम 5, तो यहाँ पे 575 ये होता है, कितना आ गया 575, और ये किस में आएगा, क्योंकि प्रतिघाती है तो भैया VAR में, क्योंकि KVR नहीं होगा, क्योंकि किलो में थोड़ी दे रखा है, तो VAR होगा। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ 575, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न आता है, और अगला प्रश्न आ चुका है ये, और अगला प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। वास्तविक शक्ति को खोजने के लिए प्रत्येक शक्ति को किससे गुणा करना चाहिए। दोस्तों देखो ध्यान से, यहाँ पे अपन कहते हैं कि एक शक्ति होती है ये, और ये शक्ति कौन सी होती है, तो मैं कहता हूं ये वास्तविक शक्ति होती है, वास्तविक ये शक्ति होती है, ठीक है। और वास्तविक शक्ति होती है, इसको हम P से दर्शाते हैं, किस में मापा जाता है, तो अपन कहते हैं भैया वाट में मापा जाता है, वाट, या फिर अपन कहते हैं किलो वाट में मापते हैं। P बराबर क्या होता है, तो VI cos थीटा होता है, ठीक है। ये सारी जानकारी इसके बारे में आ गई। फिर एक होती है दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से, तो यहाँ अपन कहेंगे आभासी शक्ति, कौन सी, तो अपन कहेंगे आभासी शक्ति होती है, ये लो साहब आभासी शक्ति हो गई। और आभासी शक्ति को किससे दर्शाते हैं, S से दर्शाते हैं। यहाँ पे अपन किससे दर्शाएंगे, S से। किस में मापा जाता है, तो अपन कहते हैं VA या फिर KVA, ये लो। और ज्ञात कैसे करते हैं, तो अपन कहते हैं कि यहाँ S बराबर VI, बस ये हो गया, यहाँ पे S बराबर VI होता है, ठीक है। यहाँ फिर होता है मेरे दोस्तों ये, तो ये होता है प्रतिघाती शक्ति, प्रतिघाती शक्ति, प्रतिघाती शक्ति, जिसे अपन Q से दर्शाते हैं, और VAR या फिर KVAR मापते हैं। सूत्र क्या हो जाएगा, तो यहां अपन कहेंगे Q बराबर VI sin थीटा, ये तो ये अपने पास में होता है। अब पूछा क्या है, वास्तविक शक्ति को खोजने के लिए प्रत्येक शक्ति, प्रत्येक का मतलब ये वास्तविक शक्ति को किससे गुणा करें, तो भाई साहब यहाँ पे देखो ध्यान से, तो यहाँ पे प्रत्येक आभासी शक्ति हो गई, और यहाँ पे आभासी शक्ति जो होती है यानी अपरेंट पावर, अपरेंट पावर हो गई ना, तो यहाँ अपरेंट पावर होती है किससे, वास्तविक शक्ति। वास्तविक शक्ति को खोजने के लिए प्रत्येक शक्ति को, तो प्रत्येक शक्ति है, प्रत्येक शक्ति को किससे गुणा किया जा रहा है, तो यहाँ पे देखो VI का मतलब तो क्या है, ये VI है, V और A का मतलब एम्पियर है और A का मतलब धारा है, ये ध्यान रखना। तो ये आभासी शक्ति है, और इसको किससे गुणा किया जा रहा है, cos थीटा यानी पावर फैक्टर से क्या किया जा रहा है, गुणा कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहेंगे कि आभासी शक्ति तथा पावर फैक्टर का गुणनफल मान ही क्या कहलाता है, वास्तविक शक्ति कहलाता है। तो आपूर्ति गुणांक हो गया, मापन गुणांक हो गया, अनुनाद आवर्ती हो गया, और शक्ति गुणांक। तो राइट ऑप्शन तो क्या हो जाएगा अपना, ये 4 नंबर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से पूरा डिटेल अपन आसानी से निकाल सकते हैं, वास्तविक शक्ति हो गई, आभासी शक्ति हो गई, और प्रतिघाती शक्ति होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, और अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे, और अगला प्रश्न क्या आ चुका है तो देखिएगा। अगला है आवर्तित को खालिस्तान के रूप में रेटेड किया जाता है। आवर्तित का मतलब क्या होता है, अल्टरनेटर। क्या होता है, तो यहाँ पे अपन अल्टरनेटर, तो ये अल्टरनेटर होता है। तो अल्टरनेटर को किसमें मापा जाता है, तो अपन कहते हैं KVA में मापा जाता है। किलोवाट होता है, तो भैया किलोवाट में कौन होता है, तो अपन कहते हैं यहाँ पे DC जनरेटर, DC जनरेटर होता है। KVAR होता है, तो अपन कहते हैं प्रतिघाती शक्ति होता है। प्रतिघाती शक्ति को मापा जाता है, प्रतिघाती शक्ति को मापा जाता है, या फिर आप कह सकते हो कि यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर को मापा जाता है शक्ति को। और KWH होता है, तो ये ऊर्जा, ये विद्युतीय ऊर्जा मापते हैं, यानी विद्युत ऊर्जा, ठीक है ना, विद्युत ऊर्जा को माप लिया जाता है। तो राइट ऑप्शन तो क्या हो गया, 3 नंबर। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे, और क्या है तो देखते हैं अगला प्रश्न
अगला प्रश्न लीजिए कि यहाँ पे द्विधातुक पट्टी के लिए तापमान अवस्थापन किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। यानी द्विधातुक यानी बाइमेटालिक पट्टी है, तो तापमान अवस्थापन किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। धारा परिवर्तन करके, तापन घटक के पास और दूर गतिमान करके, आई यानी इनपुट वोल्टेज परिवर्तित करके, और आवर्ती परिवर्तित करके। तो दोस्तों यहाँ पे तापन अवस्था किसके द्वारा प्रभाव किया जाता है, तो यहाँ पे अपन कहते हैं तापन प्रभाव तापन घटक के पास और दूर गतिमान करके। दोस्तों यहाँ पे दो द्विधातुक पट्टी है, इनको पास और दूर करके और तापमान को क्या कर सकते हैं, गतिमान कर सकते हैं। तो तापन घटक से पास और दूर करके इनको क्या कर सकते हैं, परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये एक बाइमेटालिक होती है, एक जैसे कि अपन बात करते हैं तांबे की होती है ये तांबा, और एक होता है यहाँ पे लोहा। ये द्विधातुक पट्टी होती है ये, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न आता है यहाँ पे ये अगला प्रश्न क्या आ चुका है, और अगला प्रश्न है यहाँ पे ओम के नियम किस पर लागू किया जाता है। तो भैया ओम का नियम प्रतिरोध हो गया, दिष्टकारी हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, डायोड हो गया। तो ओम के नियम किस पर लागू होता है, तो भैया यहाँ पे पहली प्राथमिकता दी जाएगी आपके प्रतिरोध पर। वैसे ट्रांसफार्मर पर भी लागू होता है, इन पे तो लागू ही नहीं होता ये तो, ठीक है। लेकिन दो ऑप्शन यहाँ पे है, तो पहली प्राथमिकता ये, क्यों, क्योंकि यहाँ पे V समानुपाती क्या होता है, I होता है। तो V बराबर क्या, R, तो R तो पहली प्राथमिकता होगी ना, कांस्टेंट राशि ही क्या है यहाँ पे R होता है। तो यहाँ पे ओम का जो नियम होता है ये आपका AC और DC दोनों पर लागू होता है, लेकिन पहली प्राथमिकता किसको देते हैं, DC पे देते हैं। इसका जो ग्राफ होता है वो ग्राफ कैसा होता है दोस्तों, ये बिल्कुल रैखिक होता है। ये जो ग्राफ होता है V और I के मध्य, तो यहाँ पे ये क्या होता है, तो अपन कहते हैं रैखिक होता है, ठीक है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न आता है यहाँ पे ये, तो यहाँ पे ये एक और न्यूमेरिकल आ चुका है, और न्यूमेरिकल क्या है तो इस पर देखते हैं अपन। ये न्यूमेरिकल, अच्छा, 600 वोल्टेज के अधिकतम वोल्टेज पर संचालित होने वाले उपकरण के लिए आवश्यक विद्युत रोधन यानी इंसुलेशन प्रतिरोध परीक्षण वोल्टेज कितना होगा। तो प्रतिरोध परीक्षण वोल्टेज के लिए बात कर रहा है दोस्तों ये, यहाँ पे तो 600 वोल्टेज है, और 600 वोल्टेज के अधिकतम वोल्टेज पर संचालित होने वाले उपकरण यानी 600 वोल्टेज है दोस्तों, और 600 वोल्टेज पर संचालित हो रहा है, प्रतिरोध कितना अधिकतम होता है, तो अपन कहते हैं नॉर्मल 1100 जो वोल्टेज होता है वो घरेलू वायरिंग का ग्रेड होता है। तो यहाँ पे 1000 है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे ये। जबकि घरेलू वायरिंग का जो ग्रेड होता है वोल्टेज ग्रेड जो होता है वो 1100 वोल्टेज होता है। अब 1100 ऑप्शन नहीं है, 1000 है, तो राइट ऑप्शन क्या करेंगे 1000। अगला लीजिएगा यहाँ पे, और अगला आता है यहाँ पे घरेलू वायरिंग तथा छोटे एककों के लिए सुरक्षा उपाय के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों घरेलू वायरिंग के लिए कह रहा है, तो अपन बात करेंगे फ्यूज, क्या फ्यूज या फिर होता है MCB, और ये दोनों ही जो होते हैं ये श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं, और ये दोनों ही जो होते हैं ये शॉर्ट सर्किट व ओवरलोड पर कार्य करते हैं। यहाँ पे जो फ्यूज होता है ये केवल ऊष्मीय सिद्धांत पर काम करता है, ऊष्मीय सिद्धांत पर, लेकिन जो MCB होती है ये चुंबकीय व ऊष्मीय दोनों सिद्धांतों पर कार्य करती है। MCB जो होती है ये आपकी 63 एम्पियर तक होती है, कितने एम्पियर तक होती है, 63 एम्पियर तक होती है, 0.5 एम्पियर से। OCB होती है तो 1200 एम्पियर तक होती है यहाँ पे, ACB होती है तो 165 एम्पियर तक होती है, MCCB होती है तो 2500 एम्पियर तक होती है ये। तो यहाँ पे तो राइट ऑप्शन तो अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे ये, ठीक है। MCB होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, और अगला प्रश्न क्या कहलाता है, यहाँ पे आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। तो यहाँ पे अगला प्रश्न आ चुका है दोस्तों, और अगला प्रश्न क्या है ये, निम्नलिखित में से कौन सा मोटर मीटर का एक अनिवार्य भाग नहीं है, यानी भाग नहीं है। प्रचालित बलागुण प्रणाली, क्रांति रजिस्टरिंग प्रणाली, प्रेरक पिक और
ब्रेकिंग प्रणाली। तो दोस्तों यहाँ पे अपन कहते हैं कि देखिएगा ब्रेकिंग प्रणाली होती है बिल्कुल 100%, कोई दिक्कत नहीं है। परिचालन बल अगुण होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक क्रांतिक रजिस्ट्रारिंग ये भी होता है, लेकिन ये प्रेरक जो पिक होता है ये बिल्कुल भी नहीं होता है। तो राइट ऑप्शन तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं होता है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, और अगला प्रश्न क्या आ रहा है तो ये देखिएगा, दिए गए विकल्पों में एल्यूमिनियम केबल को कॉपर बसवार से जोड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाले लग के प्रकार को पहचाने। तो दोस्तों यहाँ पे साफ कह रहा है एल्यूमिनियम केबल है और कॉपर बसवार है, यानी ये तो बसवार है और केबल एल्यूमिनियम की है और इसको जोड़ना है। इसको जोड़ने के लिए ये हम जैसे बात करते हैं ये लग है, तो ये लग तो ले ली, लेकिन लग किसकी है, तो दोनों एक समान होती है तो एक समान धातु की लेते, तो दो धातु अलग अलग हो गई, तो यहाँ बाई मेटालिक लेंगे। तो यहाँ पे विद्युत रोधी स्लीव, स्लीव का तो प्रयोग ही नहीं कर सकते। द्विधात्विक केबल लग, केबल लग, केबल संबंधक और कॉपर लग, कॉपर लग नहीं लेंगे, केबल संबंधक नहीं लेंगे, लग लेंगे। तो यहाँ द्विधात्विक अपन क्या लेते हैं, केवल लग का अपन प्रयोग करते हैं। द्विधात्विक का मतलब होता है बाई मेटालिक, है ना। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न आ चुका है मेरे दोस्तों यहाँ पे, और ये अगला प्रश्न क्या है, 250 वोल्टेज के अधिकतम वोल्टेज पर संचालित होने वाली प्रणाली के लिए न्यूनतम विद्युत रोधन प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं ये कहूं कि 250 वोल्टेज है, 250 वोल्टेज है, तो 250 वोल्टेज के अधिकतम वोल्टेज पर संचालित होने वाली प्रणाली न्यूनतम विद्युत रोधन कितना होता है, तो भैया न्यूनतम तो यहाँ पे अपन बात करेंगे 25 मेगा ओम होता है। और मैं बात करूं यहाँ पे जैसे 600 वोल्टेज, तो यहाँ पे होता है 100 मेगा ओम। कितना हो जाता है, 100 मेगा ओम हो जाता है। तो ये यहाँ तक तो अपन को याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 25 मेगा ओम कितना आ जाएगा, 250 के लिए 25 मेगा ओम होता है। अगला लीजिएगा, और अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, ये अगला प्रश्न क्या है तो देखिएगा ध्यान पूर्वक, निम्न में से कौन सा लगभग एक वर्णी प्रकाश उत्सर्जित होता है। एक वर्णी प्रकाश उत्पन्न होता है, पारावाष्प बल्ब होता है, ट्यूबलाइट होता है, सोडियम वाष्प होता है, सोडियम वाष्प लैंप होता है। एक वर्णी प्रकाश उत्सर्जित होता है, तो भैया लगभग कौन सा लगभग एक वर्णी प्रकाश उत्पन्न होता है, तो पारावाष्प लैंप होता है, बल्ब होता है, ट्यूबलाइट होती है, सोडियम वेपर लैंप होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सोडियम वेपर लैंप होता है, क्योंकि यहाँ पे इसमें क्या होता है, ये इस प्रकार से दो कांच की नली होती है इसमें, ये तो ये कांच की नली होती है दोस्तों। ये इन दोनों कांच की जो नली होती है, इन दोनों के बीच में यहाँ तो होता है निर्वात, यहाँ क्या होता है तो निर्वात होता है, और इसमें यहाँ इलेक्ट्रोड होते हैं और यहाँ पे वाष्प भर दी जाती है, और यहाँ सोडियम क्रिस्टल के क्या होते हैं, टुकड़े होते हैं। इसको हमेशा क्षैतिज अवस्था में ही लगाया जाता है। किस अवस्था में लगाते हैं, तो अपन कहते हैं ये क्षैतिज अवस्था में ही लगाया जाता है, और ये 140 वाट तक बनाया जाता है। 140 वाट से ज्यादा के अंदर इसका प्रयोग अपन नहीं करते हैं। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न आ चुका है दोस्तों यहाँ पे, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है तो देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वाष्प आयरन, वाष्प आयरन, आयरन का मतलब अच्छा प्रेस, वाष्प आयरन में उपयोग किया जाने वाला तापन घटक कौन सा है। तो यहाँ पे सीलिंग टंगस्टन ट्यूब होता है, माइका प्रेस टंगस्टन स्ट्रिप होता है, कॉपर कुंडलित होता है, और खुली टंगस्टन कुंडली होता है। दोस्तों यहाँ पे ऐसी प्रेस होती है, या प्रेस ही है दोस्तों, है ना, प्रेस है, लेकिन ये वाष्प भी निकालती है वाष्प के द्वारा, यानी पानी भर दिया जाता है तो पानी को गर्म करने के लिए टंगस्टन यानी फिलामेंट लगा होता है, तो फिलामेंट क्या हीटिंग एलिमेंट लगा होता है। तो वहां पे हीटिंग एलिमेंट कौन सा होता है, तो भाई टंगस्टन, तो ये टंगस्टन है, टंगस्टन है, ठीक है, और यहाँ टंगस्टन है। तो ये वाष्प आयरन में जो प्रयोग किया जाता है वाष्प के लिए, तो यहाँ पे एक पत्ती होती है स्ट्रिप, ये चीज ध्यान रखना। तो माइका प्रेस यहाँ टंगस्टन अपना प्रयोग करते हैं। अगला लीजिएगा, और अगला आता है यहाँ पे दोस्तों ये कि HP कितने वाट के बराबर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे एक HP बराबर होता है 746 वाट होता है, ये ब्रिटिश प्रणाली में होता है। यहाँ एक HP बराबर होता है
735.5 वाट होता है, ये MKS प्रणाली में होता है, मीट्रिक प्रणाली में होता है। यहाँ 1 HP बराबर होता है 75 kg मीटर प्रति सेकंड होता है, ये मीट्रिक प्रणाली में होता है। 1 HP बराबर यहाँ पे 550 फुट पाउंड प्रति सेकंड होता है, तो ये आपके ब्रिटिश प्रणाली के अंदर होता है। तो दोस्तों ये सारी चीजें अपन को याद होनी चाहिए। तो यहाँ तो सीधा सीधा दे दिया, खैर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 746 होता है क्योंकि उसने कोई ब्रिटिश नहीं दी और 2 प्रणाली भी नहीं दी, तो यहाँ पे इस तरह अपन को डाटा याद रखना होगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, और अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे क्या कि डीसी मोटर आ चुकी है, और डीसी मोटर में लोहा हानि खालिस्तान में होती है। सॉरी। अब यहां पे बात करते हैं, यहाँ पे ये स्टेटर होता है और यहाँ पे ये फील्ड पोल होते हैं। तो दोस्तों फील्ड पोल में जो वाइंडिंग होती है ये फील्ड वाइंडिंग होती है, और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बनता है, तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए तो अपन डीसी देते हैं। और यहाँ पे डीसी जो होती है, क्योंकि जो लोहा हानि होती है ना, ये लोहा हानि केवल किस में होगी? एसी पर। क्यों? क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी पर निर्भर होती है, और यहाँ पे डीसी के अंदर फ्रीक्वेंसी 0 होती है, और फ्रीक्वेंसी अगर 0 हो जाएगी तो लो हानि भी 0 हो जाएगी, तो भाई इसमें तो होगी ही नहीं। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे घूमने वाला भाग बीच का, तो इसमें कम्यूटेटर होता है, और अपन इसको सप्लाई देते हैं तो डीसी देते हैं, और लेकिन कम्यूटेटर क्या करता है? एसी को डीसी में बदल देता, सॉरी डीसी को एसी में बदल देता है। तो अंदर कौन बैठी है? एसी। तो यहाँ पे जो हानि होगी वो केवल यहाँ पे कौन सी हानि होगी? तो अपन कहेंगे लोहा हानि होती है, तो केवल आर्मेचर के अंदर होती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये। तो केवल डीसी जो मशीन होती है, चाहे वो डीसी जनरेटर हो चाहे वो डीसी मोटर हो, केवल आर्मेचर के अंदर ही लोहा हानि होती है। यानी लोहा हानि 2 प्रकार की होती है, आपकी एडी करंट और हिस्टैरिसीस हानि होती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न ये आ चुका है, बताइएगा इसका जवाब। हाँ जी, अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न देखिएगा, जब एक प्रेरक भार जुड़ा होता है तो शक्ति गुणांक खालिस्तान होता है। जब एक क्या जुड़ा होता है यहाँ पे, तो अपन कहते हैं भैया प्रेरक जुड़ा होता है। अगर दोस्तों यहाँ पे प्रेरक यानी कि चौक, ठीक है, प्रेरक यानी कि अगर चौक जुड़ा है तो पावर फैक्टरी तो पूछ रहा है शक्ति गुणांक, तो भैया यहाँ पे क्या होगा? पसगामी होता है, पसगामी होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? वोल्टेज आगे होता है, धारा पीछे होती है। जबकि एक होता है यहाँ पे धारित कैपेसिटिव या संधारित्र होता है, धारितीय कह दीजिए कैपेसिटर, और कैपेसिटर के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे अग्रगामी होता है, पावर फैक्टर अग्रगामी होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे धारा और वोल्टेज, जिसमें धारा जो होती है ना, वो धारा वोल्टेज से 90 डिग्री क्या होती है? आगे होती है। जबकि यहाँ आगे कौन है? वोल्टेज। तो धारा आगे है, तो यहाँ पे आपका पावर फैक्टर भी क्या होगा? अग्रगामी होता है। तो ये प्रेरक भार पूछा है, इसलिए यहाँ पे तो क्या आ जाएगा? ये पश्चगामी होता है। अगर प्रेरक भार की जगह धारितीय भार आ जाता तो अपन अग्रगामी ठोकते फिर, ठीक है, और प्रतिरोधी आता तो एकल ठोक देते। नेक्स्ट आता है, अच्छा वापस रिपीट हो गया शायद ये, तो एक प्रेरक भार जुड़ा होता है, तो भैया प्रेरक भार जो जुड़ा होता है वो पश्चगामी से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ ये, और अगला प्रश्न है तो ये क्या है देखिएगा। अगला प्रश्न है, स्टार डेल्टा मोटर में प्रारंभिक धारा है। तो भैया प्रारंभिक धारा क्या है? स्टार डेल्टा स्टार्टर में प्रारंभिक जो धारा होती है वो क्या है? तो मूल की तुलना में लगभग 1/3 गुना कम होती है, मूल की तुलना में लगभग 1/4 होती है, मूल की तुलना में लगभग 1/3 होती है, और यहां मूल की तुलना में लगभग गुना बढ़ जाती है, ये 1/4 है। तो ये कह रहा है स्टार डेल्टा मोटर में प्रारंभिक धारा, तो प्रारंभिक धारा तो ज्यादा होती है, प्रारंभिक धारा क्या होती है? ज्यादा होती है, लेकिन उसको कम किया जाता है, तो 1/3 कम करते हैं, तो मूल धारा की कितनी होती है फिर?
कम हो जाती है तो 1/3 यानी कि 1/3 मूल धारा की तुलना में लगभग कितनी होती है, यहाँ पे ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये। ठीक है, अगला प्रश्न लीजिएगा। और अगला प्रश्न आ चुका है दोस्तों यहाँ पे ये, पर एकल फेज पंप की प्रवाह दर को खालिस्तान द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो एकल फेज पंप की प्रवाह दर को खालिस्तान द्वारा प्रभावित किया जाता है परिवर्तित इनपुट वोल्टेज के द्वारा, नियंत्रित वाल्व के द्वारा, पाइप का आकार कम करके और परिवर्तित इनपुट आवृत्ति। तो दोस्तों प्रवाह का जो दर होगा, भाई मैं ये कह रहा हूं कि एक पाइप तो ये है और एक पाइप आपका ये है, तो यहाँ पे प्रवाह का जो दर है वो केवल इसका जो आकार है उसको ही तो चेंज कर सकते हो, तो पाइप का आकार कम करके, है ना। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा, और अगला प्रश्न आता है यहाँ पे ये, और प्रश्न क्या है तो आइए देखते हैं कि सीआरओ में आमतौर पर एक्वाडेक लेपन का प्रयोग होता है। दोस्तों यहाँ पे जो सीआरओ होता है, सीआरओ के अंदर एक ट्यूब होती है जिसे सीआरटी कहते हैं ये, और ये सीआरटी जो होती है तो ये आगे का जो पर्दा होता है ना, ये इस पर फास्फोरस का लेप चढ़ाया जाता है, और यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन गन होती है तो इलेक्ट्रॉन गन से सीधा इलेक्ट्रॉन पुंज जाता है ये, और यहाँ जाता है तो पर्दे पे टकराता है, तो यहाँ पे एक क्या होता है, एक्वाडी कोटि परत चढ़ाई जाती है दोस्तों, ये एक्वाडी कोटि। तो यहाँ एक्वाडी कोटि क्या होती है, लेयर होती है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को अवशोषित करके और वापस यहाँ कैथोड होता है, यहाँ पे क्या होता है, कैथोड, तो कैथोड पर वापस भेजने का कार्य कौन करती है, तो एक्वाडी कोटि परत करती है। तो यहाँ नमी को अवशोषित नहीं, उत्सर्जित अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को अवशोषित करने के लिए, बिल्कुल अवशोषित करने के लिए होता है, किरणों को अवशोषित और उत्सर्जित नहीं करेगा, अवशोषित करेगा। उत्सर्जित किरणों को अवशोषित करने के लिए उत्सर्जित अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को, उत्सर्जित किरणों को नहीं, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसको अवशोषित करके और सीधा वापस कैथोड पर भेजने का कार्य कौन करता है, तो ये एक्वाडी लेयर होती है। तो ये तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 नंबर होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आता है यहाँ पे ये, तो दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, आइए समझते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे एक मोटर द्वारा खींची गई धारा को स्टेटर प्रतिबाधा और टर्मिनल के बीच लागू किए गए खालिस्तान द्वारा निर्धारित किया जाता है। एक मोटर द्वारा खींची गई धारा को स्टेटर प्रतिबाधा है, स्टेटर प्रतिबाधा और टर्मिनल के बीच, स्टेटर प्रतिबाधा और टर्मिनल के बीच लागू किए गए खालिस्तान द्वारा निर्धारित करते हैं। तो भाई यहाँ पे जो प्रतिबाधा और टर्मिनल के बीच में जो होता है, के बीच निर्धारित किया जाता है, किसको निर्धारित करेंगे, बल को, शक्ति को, धारा को, वोल्टेज को, तो भैया वोल्टेज को ही तो निर्धारित करोगे आप। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ वोल्टेज हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, और अगला प्रश्न क्या है कि एक 3 फेज प्रेरण मोटर में स्थिर हास्य यानी कि नियत हानि खालिस्तान द्वारा होती है। तो यहाँ पे 2 वाट मीटर परीक्षण के द्वारा, भार परीक्षण के द्वारा, भौतिक परीक्षण के द्वारा और शून्य भार परीक्षण के द्वारा। तो दोस्तों स्थिर हास्य खालिस्तान के द्वारा अपन करते हैं। तो पहले तो ये बताइए स्थिर हानि, और स्थिर हानि का मतलब क्या है, लोह हानि। क्या हो गया, लोह हानि, और लोह हानि लोड पे डिपेंड होती नहीं है, तो यहाँ पे नो लोड आ जाएगा, नो लोड आ जाएगा, और नो लोड का मतलब शून्य भार परीक्षण से अपन क्या कर लेंगे, सीधा ज्ञात कर लिया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, और अगला प्रश्न आ चुका है दोस्तों यहाँ पे ये वॉशिंग मशीन और मिक्सर का मतलब मिक्सी जूसर मशीन में आमतौर पर कौन से प्रकार की मोटर प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों दोनों में एक कैसे होगी, यहाँ पे मिक्सर के अंदर तो यूनिवर्सल मोटर प्रयोग की जाती है, और वॉशिंग मशीन में के अंदर कैपेसिटर, स्टार्ट कैपेसिटर, रन मोटर प्रयोग की जाती है, लेकिन होती दोनों एक ही कंपनी के, कंपनी का मतलब है एसी प्रेरण, तो डीसी नहीं हो सकती। ठीक है, और व्यापक मोटर नहीं हो सकती, तो प्रतिष्ठंभ ऐसे नहीं होगी क्योंकि सिंक्रोनस मोटर के अंदर आती है, तो यहाँ पे तुल्यकालिक मोटर ही करेंगे फिर इमरजेंसी में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका तुल्यकालिक मोटर होता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला प्रश्न आता है, और अगला प्रश्न क्या है समझिएगा। 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ 750 आरपीएम पर चलने वाली 3 फेज प्रेरण मोटर में द्रोहों की संख्या
क्या होगी? तो दोस्तों यहाँ पे ध्रुवों की संख्या अपन ज्ञात करते हैं, ध्रुवों की संख्या क्या होगी? तो F बराबर क्या होता है? Pn अपॉन में 120, ये, और आपसे P निकलवा रहा है, P निकलवा रहा है तो भैया F इंटू 120 बटे में क्या जाएगा? N, F कितना है? 50, 120 बटा N कितना है? 750, तो ये P आ जाएगा। तो यहाँ पे 25 दूना और 25 3 0, यहाँ से ये गया और ये 3 से ये गया 4, और 4 दूनी 8, तो यहाँ पे ये हो गया सीधा। तो P बराबर कितना आ गया? यहाँ पे 8 पोल आता है। अगला लीजिएगा, और अगला आ चुका है दोस्तों यहाँ पे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो ये देखिएगा, लाइन वोल्टेज का अर्थ क्या होता है? दोस्तों मैं समझा देता हूं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन कहते हैं कि भैया एक फेज ले लिया और एक न्यूट्रल ले लिया, इन दोनों के मध्य में जो वोल्टेज होगा ना, एक फेज और एक वोल्टेज, तो इन दोनों के मध्य जो वोल्टेज होता है इसे तो कहते हैं अपन फेज वोल्टेज। ये लो साहब, और यहाँ पे केवल एक फेज के अंदर धारा लेते हैं तो उसे कहते हैं फेज धारा, फेज धारा। जबकि यहाँ पे अपने पास में 3 लाइन है, L1, L2 और L3, 2 लाइनों के मध्य जो वोल्टेज होता है उसे कहते हैं, 2 फेज या 2 लाइनों के मध्य जो वोल्टेज होता है उसे लाइन वोल्टेज कहते हैं, लाइन वोल्टेज कहते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे 2 लाइनों के मध्य जो धारा मापी जाती है ना, उसे लाइन धारा कहते हैं, लाइन धारा। क्लियर? तो ये लाइन वोल्टेज पूछ रहा है, तो लाइन वोल्टेज है 2 लाइनों के मध्य, तो 2 फेजों के बीच, 2 फेज कह दीजिए, चाहे 2 लाइन, लाइन थोड़ी है इसमें, तो 3 फेज है, फेज और उदासीन है, फेज और उदासीन, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 फेजों के बीच, है ना। और यहाँ पे 2 फेजों के बीच और एक ऑप्शन हो 2 लाइनों के बीच, तो पहली प्राथमिकता 2 लाइनों के बीच करेंगे फेज को छोड़ करके, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका नंबर ए, यानी 1 नंबर। अगला लीजिएगा, और अगला आ चुका है दोस्तों यहाँ पे, और अगला प्रश्न क्या है तो समझते हैं अगला प्रश्न। भंवर धारा का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं लोह हानि, और लोह हानि 2 प्रकार की होती है। तो एक हानि होती है आपकी स्ट्रेसिस हानि, स्ट्रेसिस, और स्ट्रेसिस हानि को अपन कहते हैं शैथिल्य हानि, शैथिल्य हानि, और इसी को कहते हैं मंदायन, मंदायन हानि, ठीक है। नेक्स्ट अपन कहते हैं यहाँ पे भंवर धारा हानि, भंवर धारा हानि, और इसे अपन एडी करंट कहते हैं, और इसी को अपन फोकाल्टो हानि कहते हैं, फोकाल्टो हानि कहते हैं, और फोकाल्ट हानि भी इसे कहते हैं। तो फोकाल्ट, ये भंवर धारा ही पूछ रहा है, तो फोकाल्टो हानि हो गई, ये राइट ऑप्शन सीधा हो गया, ठीक है, और बाकी कोई है नहीं है इसमें। तो इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न आ चुका है दोस्तों यहाँ पे, और अगला प्रश्न क्या है तो यहाँ पे सीधा सीधा आ चुका है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो दी गई बैटरी में नाम मात्र वोल्टेज 1.2 वोल्ट है, तो प्रयुक्त सेल कौन सा होता है? दोस्तों लिथियम आयन जो सेल होता है इसमें 3.6 वोल्टेज होता है। सीसा सेल होता है, सीसा अम्ल 2.2 वोल्टेज होता है प्रति प्लेट। निकल कैडमियम होता है तो निकल कैडमियम में 1.2 वोल्टेज होता है, और जिंक सिल्वर ऑक्साइड होता है तो इसमें 1.5 या 1.6 वोल्टेज के समथिंग होता है। तो आपसे 1.2 पूछ रहा है तो सीधा आ जाएगा निकल कैडमियम, राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ये, ठीक है। सबसे ज्यादा होता है लिथियम आयन के अंदर होती है, जो आपके मोबाइलों की जो बैटरी होती है वो इसी की डाली जाती है, लिथियम आयन। अगला आता है यहाँ पे ये, तो यहाँ पे अगला प्रश्न आ चुका है दोस्तों, और अगला प्रश्न क्या है आइए समझते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी पिंजरी मोटर प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण तकनीक नहीं है? यानी कि पिंजरा प्रेरण मोटर की विधि गति नियंत्रण की नहीं है। दोस्तों यहाँ पे देखो, एक तो होता है पोल नियंत्रण, ठीक है, पोल नियंत्रण होता है, एक होता है आपका फ्रीक्वेंसी नियंत्रण, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी नियंत्रण होता है, एक होता है यहाँ पे सप्लाई नियंत्रण, ये ठीक है, सप्लाई नियंत्रण, पोल नियंत्रण, ये पिंजरा की, तो पिंजरे की तो यही है, ठीक है। आवर्ती नियंत्रण हो गया, स्टेटर वोल्टेज हो गया, स्टेटर प्रतिरोध और एक रोटर प्रतिरोध। तो दोस्तों यहाँ स्टेटर प्रतिरोध और एक रोटर प्रतिरोध, रोटर प्रतिरोध के द्वारा जो हमारी स्लिपरिंग मोटर होती है तो वहां पे गति को नियंत्रण किया जाता है रोटर प्रतिरोध के द्वारा, लेकिन स्टेटर प्रतिरोध में कहीं भी नहीं होता है। तो राइट ऑप्शन क्या होता है यहाँ पे ये, ठीक है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे,
ये। और यहां अगला प्रश्न क्या आता है, तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आर्मर्ड केबल के क्या लाभ है भाई आर्मर्ड केबल में? तो आर्मर्ड केबल में आर्मर्ड अगर लगाई जाती है तो यांत्रिक चोटों से सुरक्षा से बचेंगे अपन। इसमें उच्च विद्युत रोधन प्रतिरोध होता है, तो भैया उच्च विद्युत रोधन प्रतिरोध होता है। यह उच्च वोल्टेज बनाए रखता है। यह ग्लैंड के माध्यम से यात्रा कर सकता है और यह उच्च संगठे बनाए रखता है। उच्च संगठे का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे उच्च तनाव कह सकते हैं। तो आर्मर्ड केबल उच्च तनाव को बनाए रखता है, तो राइट ऑप्शन तो ये हो जाएगा इसमें। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये, यानी उच्च तनाव या उच्च यांत्रिक चोट होती है उससे क्या करता है, ये सुरक्षा करता है। नेक्स्ट बात आती है यहाँ पे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न आ चुका है दोस्तों यहाँ पे। और अगला प्रश्न क्या है, एक मोटर में स्थिर आवर्ती परिवर्तक का क्या उपयोग होता है? तो भैया स्थिर आवर्ती परिवर्तक का क्या उपयोग होता है? एक मोटर है और उसमें स्थिर आवर्ती परिवर्तक है, ठीक है, तो क्या उपयोग होता है? दिशा विपर्य पर्याप्त करने के लिए, गति नियमन पर्याप्त करने के लिए, शक्ति गुणांक नियंत्रण करने के लिए और शीतलन प्रणाली के लिए। तो ये आवर्ती का तो मतलब यहाँ पे स्थिर मोटर है, और आवर्ती के लिए गति को नियंत्रित करते हैं, गति नियमन प्राप्त करने के लिए, बाकी और तो है नहीं। तो यहाँ पे अपन क्या कहेंगे, गति नियमन को प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों यहाँ पे, और अगला प्रश्न क्या आता है आइए देखते हैं। प्रेरण मोटर के स्टार्टिंग के दौरान वोल्टेज को कम करने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला स्टार्टर कौन सा है? तो प्रेरण मोटर होती है, तो प्रेरण मोटर में वोल्टेज को स्टार्टिंग में कम करना है। और दोस्तों स्टार्टिंग के अंदर अगर कम कर रहे हो ना, तो यहाँ पे स्टार डेल्टा प्रयोग करते हैं। कौन सा? स्टार डेल्टा हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, शुरू में स्टार में लाया जाता है, तो यहाँ पे लगभग 58% वोल्टेज क्या होता है, कम होता है इसमें। और जब मोटर 75% घूम जाती है तो फिर डेल्टा में बदल दिया जाता है, तो स्टार डेल्टा स्टार्टर हो जाता है। तो ये अब यहाँ पे स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, ये 5 HP से लेकर के 20 HP तक की मोटरों के लिए अपन क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अगला लीजिएगा, और अगला प्रश्न आ चुका है दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे प्रश्न क्या है तो समझिए ध्यान से। जब एक संधारित्र भार जुड़ा होता है तो शक्ति गुणांक क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे आप देखो, थोड़ी देर पहले एक क्या जुड़ा था, मैंने बताया भी था कि वो प्रेरकीय भार जुड़ा था, तो अपन ने पश्चगामी किया था। अब संधारित्रीय भार जुड़ा है तो सीधा क्या आ जाएगा, अग्रगामी आ जाएगा। बोलो सैम डिट्टो आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अरे आ रहा है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये। तो यहाँ आपको एक एक पॉइंट को तरीके से समझना है दोस्तों, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न आता है यहाँ पे ये। और अगला प्रश्न क्या है, तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ पे अगला प्रश्न आया, प्रतीक द्वारा दर्शाया गया है। यहाँ पे जो प्रतीक है वो ऐसे है, ये इस प्रकार से होता है। और दोस्तों ये कैपेसिटर है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ध्रुवता है, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक तो यहाँ पे अपन कहेंगे ध्रुवीय संधारित्र होता है। बैटरी होती है, तो दोस्तों बैटरी तो इस प्रकार से होती है, तो ये बैटरी हो गई। संधारित्र बिल्कुल यह क्या होता है, बिल्कुल ये होता है संधारित्र, ये हो ही गया। और प्रतिरोध हो गया दोस्तों, ये इस प्रकार से ये प्रतिरोध हो गया, या फिर आप कह सकते हो कि ये प्रतिरोध हो गया, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, सिंबल हो गए। तो राइट ऑप्शन तो क्या हो गया, ये 3 नंबर। अगला लीजिएगा, और अगला प्रश्न आ चुका है दोस्तों यहाँ पे, और क्या आ चुका है कि एक निष्क्रिय घटक कौन सा है? भैया जो निष्क्रिय होता है यानी ओम के नियम का पालन क्या करेगा। अब निष्क्रिय होता है तो संधारित्र अच्छा नहीं है तो संधारित्र तो है, प्रतिरोध भी है, प्रेरक है, ये डायोड क्या है, ये आपका एक्टिव पुर्जा होता है दोस्तों। डायोड क्या है, एक एक्टिव पुर्जा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न आ चुका है दोस्तों यहाँ पे। और अगला प्रश्न क्या है कि एक 3 फेज स्टार अभिविन्यास मोटर में खालिस्तान होता है। तो दोस्तों 3 फेज स्टार होता है, और 3 फेज स्टार जब होता है तो उसमें न्यूट्रल भी होता है। जैसे तो 4 तप्त तार और 1 उदासीन हो गया। 3 तप्त तार, तप्त का मतलब हो गया गर्म, यानी 3 फेज हो गया, और 1 भू संपर्कन हो गया। तो डायरेक्ट भू संपर्कन कर दिया क्या,
तो यहाँ पे 3 तप्त तार होता है, एक उदासीन होता है, एक भूसंपर्कन होता है। बिल्कुल सही बात है भाई, एक तो न्यूट्रल हो गया, 3 आपके तप्त तार हो गए, तप्त का मतलब हो गया फेज, और एक क्या कर देते हैं यहाँ पे इसको उदासीन कर देते हैं, तो टोटल 5 तार होते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे, सी ऑप्शन, यानी कि डी, 3 नंबर ऑप्शन। आगे आता है यहाँ पे अगला प्रश्न आता है दोस्तों यहाँ, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के लिए उदाहरण है। गैर परंपरागत का मतलब होता है नवीनीकरण, यानी परंपरागत, और परंपरागत के अंदर क्या क्या आता है, सूर्य आता है, ऊर्जा ये सॉरी विंड पावर आती है, बायोगैस आती है, ये आपके किस में आते हैं, परंपरागत में। जबकि यहाँ परंपरागत के अंदर तो पेट्रोल आता है, डीजल आता है, कोयला आता है, पर अपरंपरागत के अंदर जो आते हैं वो वायु आती है, सौर ऊर्जा आती है, बायोगैस आती है, तो ये आते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये, क्योंकि ये तो एक बार नष्ट हो जाते हैं, उसके बाद दोबारा नहीं होती, तो ये तो कहलाते हैं परंपरागत। और अपरंपरागत उसे कहते हैं जो बार बार प्रयोग किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये अगला आता है मेरे दोस्तों यहाँ पे, और अगला प्रश्न आ चुका है ये, स्टार से डेल्टा ट्रांसफॉर्मर पूर्ण रूप से तब कार्यरत होता है जब, स्टार से डेल्टा ट्रांसफॉर्मर, स्टार से डेल्टा ट्रांसफॉर्मर पूर्ण रूप से तब कार्यरत होता है जब, तो भाई यहाँ पे अपन कहते हैं स्टार से अगर डेल्टा की बात करते हैं, अगर ये जैसे अपन शुरू में लगाते हैं, यानी कि जनरेटर की तरफ अगर लगाते हैं ना इसको, तो जनरेटर की तरफ लगाते हैं तो ये वोल्टेज बढ़ाने के लिए होता है, वोल्टेज बढ़ाने के लिए होता है। अगर इसको लोड की साइड लगाते हैं तो लोड की साइड के रूप में ये वोल्टेज घटाने के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ वोल्टेज उच्च होता है, भार अच्छा ये तो इसमें पूछ रहा है ना संतुलित के लिए, स्टार से डेल्टा पूछ रहा है ना अपने, तो भार असंतुलित होता है और धारा उच्च होती है, भार संतुलित के अतिरिक्त असंतुलित होता है। तो यहाँ वोल्टेज उच्च होता है। राइट ऑप्शन क्या हो गया भाई, मैंने यही तो बताया कि वोल्टेज उच्च होता है, तो स्टार से डेल्टा में होता है, तो यहाँ पे अपन बात करेंगे ये। ठीक है, तो यहाँ वोल्टेज क्या होता है, उच्च होता है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, और अगला प्रश्न क्या आता है, तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। एक प्रत्यावर्तक अधिकतम शक्ति प्रदान करता है यदि भार कोण खालिस्तान हो। तो भैया यहाँ पे प्रत्यावर्तक यानी अल्टरनेटर होता है, और अल्टरनेटर जो होता है यहाँ पे बात कीजिएगा, एक होता है 0 डिग्री और एक होता है 360 डिग्री। यहाँ पे होता है आपका समांतर, क्या होता है, समांतर, और समांतर कोण है, चालक और चुंबकीय फ्लक्स दोनों आपस में समांतर है। समांतर है तो यहाँ अपन कहेंगे न्यूनतम, क्या कहेंगे, न्यूनतम कहते हैं, न्यूनतम ये। जबकि 90 डिग्री होता है तो यहाँ पे लंबवत होता है, लंबवत होता है, और लंबवत में क्या होता है, अधिकतम होता है, अधिकतम यहाँ पे। और फिर आता है 270 डिग्री, 270 डिग्री में वही आपका क्या होता है, समांतर। ये समांतर में क्या होता है, न्यूनतम होता है, न्यूनतम। यहाँ पे बात करते हैं वो आपका 360 तो हो ही गया ना, सॉरी, यहाँ 180 लीजिएगा, और 180 जो होता है, अरे यार ये है 180, तो 180 और ये हो गया 270, क्योंकि इसमें 180 में तो बिल्कुल सीधा आ जाएगा समांतर। और यहाँ 270 में क्या होता है, लंबवत, ये लंबवत हो गया, और लंबवत में भी क्या हो गया, अधिकतम। अब दोस्तों इसमें भी अगर गहराई भाई दो जगह क्या है, अधिकतम है, तो ध्यान रखना 90 डिग्री पे हमेशा प्लस वाला होता है, और यहाँ पे 270 में माइनस वाला होता है। तो अधिकतम शक्ति कहाँ मिलेगी, तो 90 डिग्री पे मिलेगी, और तो बाकी 270 ऑप्शन में है भी नहीं। तो यहाँ पे आपका 2 नंबर आपका राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न क्या आया है, अगला प्रश्न देखिएगा, और अगला प्रश्न समझिएगा ध्यान से दोस्तों। बूस्ट चार्जिंग खालिस्तान पर चार्ज करने की प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों जो बूस्ट चार्जर है, जैसे मोबाइलों को आप चार्ज करते हो, तो यहाँ पे बूस्ट चार्जिंग जो प्रणाली होती है ना, ये क्या होता है, कम समय में अधिक धारा देते हैं, कम समय में कम धारा, कम समय में उच्च धारा। तो कम समय में उच्च धारा दे करके इसको बहुत फास्ट चार्ज किया जाता है। तो बैटरी चार्जिंग ये आपके आजकल वाहनों में ये सारी होती है, तो वो बूस्ट चार्जर ही होता है।
अगला आता है यहाँ पे ये, और अगला प्रश्न क्या है तो देखिएगा, एक लैपटॉप के बैटरी पैक के निर्माण के लिए किस प्रकार के सेल का प्रयोग करते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि मोबाइल की बैटरी हो, लैपटॉप की बैटरी हो, उसमें लिथियम आयन सेल अपन प्रयोग करते हैं। लेड एसिड होता है, जिंक सिल्वर ऑक्साइड होता है, लिथियम आयन, तो यहाँ पे लिथियम आयन होता है, तो ये राइट ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, और अगला प्रश्न क्या है तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि पीवीसी विद्युत रोधित गैर आच्छादित एकल कोर केबल विशेषतः सबसे अधिक किसमें उपयोग की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे पीवीसी जो केबल होती है और गैर आच्छादित जो एकल कोर होती है ना, वो घरों के अंदर ज्यादा प्रयोग की जाती है। तो घरेलू आणी औद्योगिक वायरिंग होती है, जोखिम स्थान होता है, शुष्क स्थान और भूमिगत होती है गीला। तो यहाँ पे पीवीसी जो होती है वो घरों के अंदर ही प्रयोग की जाती है। दोस्तों अगला प्रयोग किया जाता है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं, और अगला क्वेश्चन आ चुका है ये, निम्न वोल्टेज वितरण। निम्न वोल्टेज है और वितरण प्रणाली में आमतौर पर प्रयोग किए जाते हैं। तो निम्न वोल्टेज तो आपका लास्ट में 440 वोल्टेज होता है, और 440 वोल्टेज होता है तो वहां पे जो ट्रांसफॉर्मर प्रयोग किया जाता है वो कौन सा होता है तो अपन कहेंगे वहां तो डेल्टा और स्टार होता है। यहाँ से क्या निकाला जाता है, न्यूट्रल निकाला जाता है। तो भैया डेल्टा टू स्टार, डेल्टा टू स्टार, डेल्टा टू स्टार होता है। तो ये, तो यहाँ एंड में अंत में कौन सा लगाते हैं तो ये लगाते हैं। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, और अगला प्रश्न आता है ये, अगला प्रश्न क्या है आइए देखते हैं, वह डीसी मोटर कौन सी है जिसकी गति आर्मेचर धारा से स्वतंत्र होती है। तो यहाँ पे वह डीसी मोटर कौन सी है जिसकी गति आर्मेचर धारा से स्वतंत्र होती है। तो भैया आर्मेचर धारा से क्या होगी, स्वतंत्र होती है। तो यहाँ पे देखिएगा ये, यहाँ पे इस तरह ये तो होता है सप्लाई, लेकिन यहाँ पे एक ये कुंडली होती है, तो यहाँ पे ये आर्मेचर धारा का इस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये शंट मोटर होती है। तो शंट मोटर जो होती है ये नियत फ्लक्स और नियत चाल मोटर होती है। इसकी जो गति होती है वो बिल्कुल ऐसे होती है, थोड़ी सी घटती है बस। ये होता है लोड और ये होती है गति। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी क्या होती है, बस कम होती है। अगला लीजिएगा यहाँ पे, और अगला आ चुका है यहाँ पे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है आइए, कि एक धारा वहन चालन में बल की दिशा को खालिस्तान का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। फ्लेमिंग का बायां हाथ फैराडे का नियम होता है, फ्लेमिंग की मुट्ठी का नियम होता है, और फ्लेमिंग का दाहिना हाथ होता है। क्वेश्चन साफ कह रहा है कि एक धारा वहन यानी चालक तार है और उसमें धारा गुजर रही है, और गुजर रही तो इसमें बल लग रहा है। इसका मतलब बोलो मोटर होगी कि नहीं होगी। अरे मोटर को आप धारा देते हो कि नहीं देते हो, तो देते हो, और वहां पे फिर आर्मेचर घूमता है तो आर्मेचर में धारा दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। तो ये किससे उपयोग करोगे, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ से तो याद करेंगे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फ्लेमिंग का बायां हाथ होता है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, और अगला प्रश्न आ चुका है दोस्तों, एक धारावान, ये तो सेम डिटो है। नेक्स्ट आता है ये, और ये प्रश्न क्या कह रहा है कि ट्रांसफॉर्मर के एक डेल्टा से स्टार कनेक्शन में निम्न में से एक सही है। डेल्टा से स्टार, तो भैया डेल्टा से स्टार कनेक्शन में सही है, बड़े एचवी ट्रांसफॉर्मर के लिए उपयोग किया जाता है। उन अनुप्रयोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जहां वोल्टेज नीचे ले जाने की आवश्यकता होती है। लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर ये तो पॉसिबल नहीं है। और उन अनुप्रयोगों के लिए किया जाता जहां वोल्टेज को ऊपर ले जाया जाता है। स्टार टू डेल्टा है, डेल्टा टू स्टार है, और डेल्टा टू स्टार जो होता है तो यहाँ पे अपन कहेंगे, यहाँ पे ये तो बढ़ाने के लिए होता है, तो यहाँ पे अपन बात करेंगे ये, और डेल्टा टू स्टार होता है तो घटाने के लिए हो गए, वोल्टेज को नीचे ले आने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें 2 नंबर। अगला आता है दोस्तों यहाँ पे, और ये क्या होता है आइए देखते हैं। तो विद्युत कार्य करते समय खालिस्तान से विद्युत का झटका लगने की संभावना नहीं होती। तो भैया कब नहीं होती, गीली लकड़ी है, मेटल रोड है, गीली रस्सी है, सूखी। तो भैया सूखी लकड़ी होती है तो यहाँ पे बिल्कुल भी झटका लगने की कोई संभावना नहीं होती है। नेक्स्ट बात करते हैं ये, लेचेस खालिस्तान परिपथ होता है, कोर ट्रिगर होता है, स्पंद ट्रिगर होता है, काउंटर ट्रिगर होता है, और लेवल ट्रिगर होता है।
तो लेचेज जो परिपथ होता है वो लेवल ट्रिगर होता है। कौन सा होता है यहाँ पे? लेवल ट्रिगर होता है दोस्तों। अगला आता है यहाँ पे, और अगला प्रश्न क्या है कि भारी भार के दौरान गति पालक चक्र किस प्रकार की मोटर का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों भारी लोड होता है तो भारी लोड के लिए अपनी कौन सी मोटर आती है? तो डीसी श्रेणी मोटर प्रयोग अपन करते हैं। तो डीसी श्रेणी मोटर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे अपन बात करते हैं जैसे आपके क्रेन होती है, क्या क्रेन होती है, यहाँ पे जो आपके होएस्ट होते हैं, या फिर आपके जैसे क्रेन हो गए, होएस्ट हो गए, आपके ट्रेन होती है, यहाँ पे ट्रैक्शन जो होता है तो आदि में अपन प्रयोग किया जाता है, जबकि संट मोटर निम्न लोड पे प्रयोग अपन करते हैं। अगला आता है यहाँ पे ये, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो दोस्तों अगला प्रश्न समझिएगा ध्यान पूर्वक यहाँ पे कि वितरण प्रणालियों के लिए आमतौर पर नीचे दिए गए में से किसका उपयोग नहीं किया जा सकता? तो भैया यहाँ पे देखो किसका उपयोग नहीं किया जा सकता। अगर मैं सिंगल फेज की बात करता हूँ तो सिंगल फेज के अंदर फेज होता है, न्यूट्रल होता है, अर्थ होता है। थ्री फेज की बात करता हूँ तो थ्री फेज के अंदर यहाँ पे फेज होता है, न्यूट्रल होता है, अर्थिंग होता है। फेज के अंदर बी ये होते हैं, यानी कि आर, वाई और बी। अब देख लीजिए आप, सिंगल फेज 3 तार, सिंगल फेज 3 तार हो गए, थ्री फेज 3 तार, थ्री फेज 3 तार हो गए, थ्री फेज 4 तार, थ्री फेज 4 तार हो गए। इसको हटा दीजिए, एक फेज 4 तार, एक फेज 4 तार नहीं है, तो इसका मतलब यही आपका गलत ऑप्शन होता है। अगला लीजिएगा यहाँ पे, तो ये अगला प्रश्न आ चुका है, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वह न्यूनतम निकासी का मतलब निकाली यानी आउटपुट दूरी क्या है जिससे उपकरणों को 50 किलोवोल्ट की बिजली लाइनों से क्या रखना चाहिए? दूर रखना चाहिए। तो भैया 50 किलोवोल्ट है तो कम से कम 10 फीट दूर होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 नंबर। अगला आता है यहाँ पे, और अगला प्रश्न क्या है? तो एक सार्वभौमिक मोटर में आमतौर पर ब्रश की चौड़ाई के कम्यूटेटर भाग की चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि ब्रश की चौड़ाई से कम्यूटेटर भाग की चौड़ाई का अनुपात होता है। तो यहाँ ब्रश की चौड़ाई से कम्यूटेटर भाग की चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो 2:1 होता है। क्या हो जाएगा? 2:1 होता है। अगला लेते हैं यहाँ पे कि उच्च वोल्टेज लाइन धारा को खालिस्तान का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों उच्च वोल्टेज लाइन की बात कर रहा है तो धारा संट होता है, वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है, भार प्रतिरोधक होता है, धारा करंट ट्रांसफार्मर होता है। तो उच्च वोल्टेज लाइन पर धारा को खालिस्तान का उपयोग करके, तो धारा को करते हैं तो धारा के लिए तो क्या आ जाएगा? करंट ट्रांसफार्मर होता है, सीटी। तो यहाँ पे इसको शॉर्ट में सीटी बोलते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि करंट ट्रांसफार्मर होता है किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो ध्यान रखना ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसकी 2 वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग में ध्यान रखना 1 या 2 लपेट लगाते हैं, जबकि यहाँ पे अनेक लपेट होते हैं, अनेक लपेट होते हैं। और जो सेकेंडरी होती है, सेकेंडरी में एक एमीटर जोड़ा जाता है, एमीटर जोड़ा जाता है। और एमीटर जो जोड़ा जाता है ये कितनी क्षमता का होता है? 5 एम्पियर क्षमता का होता है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे, और ये क्वेश्चन क्या है, और ये सिंबल बता रहा है कि दिया गया जो प्रतीक है, भाई ये आग ही तो निकल रही है, आग निकल रही है, तो तापन हो गया, ब्लोअर हो गया, पंखा हो गया, ताप हो गया। तो अपन कहेंगे तापक, तापक का मतलब होता है यहाँ पे हीटर। ठीक है, ये हीटर होता है, ब्लोअर, पंखा और ताप हो गया। राइट ऑप्शन तो क्या हो गया यहाँ पे? तापक। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे क्या कि मोटर का कौन सा हिस्सा यह पुष्टि करता है कि एक डीसी मोटर है? तो भैया डीसी मोटर को दर्शाने के लिए क्या होना जरूरी है? देखो फ्रेम सब में होते हैं, स्टेटर सब में होते हैं, रोटर सब में होता है, शाफ्ट सब में होती है, लेकिन जो कम्यूटेटर होता है वो डीसी मोटर या डीसी जनरेटर में ही होता है। फ्रेम होता है दिक् परिवर्तक, शाफ्ट, स्टेटर। तो यहाँ पे ये कम्यूटेटर होता है, और ये कम्यूटेटर किससे बना होता है? तो अपन कहते हैं कठोर तांबा का बना होता है। यहाँ पे कठोर तांबे का बना होता है। अगर जनरेटर की बात करते हैं तो भैया ये AC2 क्या करता है? DC करता है। और मोटर की बात करते हैं तो मोटर के अंदर क्या करता है? DC2 क्या करता है? AC करता है। क्लियर?
हाँ जी, अगला प्रश्न आता है, और अगला प्रश्न क्या है, आइए अगला प्रश्न, प्रतिरोध खालिस्तान का उपयोग करके मापा जा सकता है। तो भैया प्रतिरोध किसके लिए, तो वोल्ट मीटर की बात करते हैं तो यहाँ पे वोल्टेज मापते हैं, वाट मीटर से क्या मापते हैं, शक्ति मापते हैं यानी कि पावर, एमीटर से क्या मापते हैं, तो धारा मापते हैं, क्या मापते हैं, धारा मापते हैं, और ओम मीटर से क्या मापा जाता है, तो प्रतिरोध मापा जाता है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे, और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न है आपके, डीसी परिपथ पर निम्नलिखित में से कौन से मीटर का उपयोग नहीं किया जा सकता। तो भैया डीसी परिपथ पर किसका प्रयोग नहीं करेंगे, दिक् परिवर्तक कम्यूटेटर का तो कर सकते हैं, पारा मोटर का भी कर सकते हैं, प्रेरण मीटर। दोस्तों जहां प्रेरण शब्द आता है वहां पे केवल ओनली फॉर एसी होता है, तो इसका डीसी में अपन प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगला आता है यहाँ पे दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है कि किसी भी विद्युत झटका लगने पर ट्रिप होने वाली घरेलू परिपथ की सुरक्षा प्रणाली कौन सी होती है। तो भैया यहाँ पे झटका लगने पर ट्रिप हो जाए तो वो आपकी होती है ELCB, या फिर आप कह सकते हो RCCB होती है। और ये किस सिद्धांत पर काम करती है, तो ध्यान रखना यहाँ पे आपसे सिद्धांत पूछ ले तो सिद्धांत होता है CBCT, यानी कि कोर बैलेंस करंट ट्रांसफॉर्मर होता है। MCB तो एक दोष से पर कार्य करती होती है। HRC फ्यूज होता है, इसके अंदर चांदी का वायर लगाया जाता है, किसका लगाया जाता है, चांदी का, और ये केवल शॉर्ट सर्किट पर काम करता है, केवल शॉर्ट सर्किट पर कार्य करता है। MCC भी होती है, जो MCB का बड़ा रूप होता है, 25 एम्पियर से 2500 एम्पियर तक कार्य करता है। अगला आता है यहाँ पे, तो राइट ऑप्शन तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये, ठीक है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न आता है ये, और अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे दोस्तों, एक भी पेपर ऐसा नहीं है जिसमें दो तीन प्रश्न आपके चित्रों से नहीं आते। तो मैंने पर्सनल वीडियो बना रखा है उपकरणों के प्रतीक चिन्ह, तो वहां आप देख सकते हो। नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए फाइल प्रकार का चित्र है। तो दोस्तों ये फाइल है, और फाइल है कौन सी, बूंद बूंद में यानी रास्प। तो रास्प कट होता है, डबल कट नहीं है, या सिंगल कट है, तो यहाँ पे सीधा सीधा है रास्प कट, ये बिल्कुल प्लेन करती है बहुत बारीक कणों में। यहाँ पे बात करते हैं मोटर का खालिस्तान, मोटर के भारण पर, भारण का मतलब भार पर निर्भर होता है शक्ति गुणांक वोल्टेज कुंडलन। तो अपन कहते हैं पावर फैक्टर जो होता है मोटर के भार पर निर्भर करता है दोस्तों। अगला आता है यहाँ पे, ये अगला प्रश्न आता है दोस्तों, तड़ित चालक के झटके से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सुरक्षात्मक उपयोग होता है। तो भैया तड़ित झटके से बचने के लिए तड़ित चालक लाइटिंग अरेस्टर का प्रयोग करते हैं, संट प्रतिघात होता है, परिपथ वियोजक होता है, और पथवक्रता होता है, तड़ित रोधक होता है यानी लाइटिंग अरेस्टर होता है, और सामान्यतः तांबे का बनाया जाता है। तो ये आकाशीय विद्युत से सुरक्षा करता है यानी तड़ित झटके से बचने के लिए। और ध्यान रखना ये मकानों के शीर्ष पर लगाते हैं, मकानों के शीर्ष पर, मकानों के शीर्ष पर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या है, और अगला प्रश्न आ चुका है दोस्तों यहाँ पे, एक विद्युत इस्त्री में कौन सी विद्युत रोधन सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों विद्युत रोधन यानी इलेक्ट्रिक जो प्रेस होती है, इलेक्ट्रिक प्रेस के अंदर जो विद्युत रोधन सामग्री होती है तो उसमें प्लास्टिक का, रबर का, सिलिका का, माइका, तो अपन बात करते हैं माइका यानी कि अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे अभ्रक का प्रयोग अपन करते हैं। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न यहाँ पे, तो दोस्तों ये थे अपने पूरे के पूरे 75 प्रश्न, और यहाँ एक एक प्रश्नों को बहुत अच्छे से अपन ने समझा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट फिर पेपर के अंदर अगला जो शिफ्ट है उसके अंदर फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्त।